मोदी ने की देश में समान नागरिक संहिता की वकालत। कहा नहीं चलेगा एक ही घर में अलग अलग कानून। विपक्ष पर साधा निशाना। कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर हो रहा भड़काने का काम। पीएम मोदी ने भोपाल में भाजपा के मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम को किया संबोधित। विपक्ष के गारंटी के वादे पर भड़के। कहा अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मेरी गारंटी है हर घोटालेबाज पर कार्रवाई। देश को मिली 5 और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिए साल 2023 के दूसरे चरण के रक्षा अलंकरण सम्मान। अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल सहित कुल 84 पदक प्रदान किए। अपने आधिकारिक आवास की मरम्मत में हुई अनियमितता के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बढ़ी मुसीबत। सीएजी करेगा खर्च का स्पेशल ऑडिट। उपराज्यपाल वीके सक्सेना की सिफारिश पर गृह मंत्रालय ने सीएजी से ऑडिट कराने को दी मंजूरी। और आईसीसी ने क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का शेड्यूल किया जारी। इंग्लैंड न्यूजीलैंड के मैच से होगा वर्ल्ड कप का आगाज। अहमदाबाद में खेला जाएगा फाइनल। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 15 अक्टूबर को भिड़ेंगे चिर प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्तान। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। मंगलवार को भोपाल में मेरा बूथ सबसे मजबूत में पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को चुनावी और संगठन से जुड़े मंत्र दिए तो विरोधियों पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने देश में समान नागरिक संहिता की वकालत की तो साथ ही कहा कि 3 तलाक का इस्लाम से कोई संबंध नहीं है। जो भी 3 तलाक के पक्ष में बात करते हैं, वकालत करते हैं, ये वोट बैंक के भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने विपक्षी एकता और कुछ दलों की गारंटी योजना पर भी करारा वार किया। भाजपा कार्यकर्ताओं का ये जोश और उत्साह दिखा रहा है कि विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल के सदस्य आत्मविश्वास से कितने लबरेज हैं। भोपाल में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में जोश से भरे इसी माहौल में पीएम मोदी का स्वागत हुआ। पीएम मोदी ने 543 लोकसभा क्षेत्रों के 10 लाख और मध्य प्रदेश के 64,100 बूथ के कार्यकर्ताओं को डिजिटली संबोधित किया। कार्यक्रम में सभी राज्यों के विधानसभा क्षेत्रों से 3,000 कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, जिनसे पीएम ने सीधा संवाद किया। प्रधानमंत्री ने जहां पिछले 9 वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा किए गए कामों की चर्चा की, वहीं विपक्षी दलों को भी खूब आड़े हाथों लिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भड़काने वाले तत्वों पर पीएम जमकर बरसे। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। पीएम ने मुस्लिम समाज की पिछड़ी जातियों की हालत का जिक्र करते हुए कहा कि इनके साथ होने वाले अन्याय पर कभी बात नहीं की जाती। पीएम ने कहा कि वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने पसमानदा मुसलमानों का जीना मुश्किल किया है। वे कष्ट में गुजारा करते हैं, उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमानदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसको ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। जो पसमानदा मुसलमान है, उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता। उन्हें नीचा
और अछूत समझा जाता है। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने सबका साथ सबका विकास के मंत्र के तहत पसमानदा मुस्लिम समुदाय के लिए भी विकास के द्वार खोले हैं। विपक्षी दलों की पिछले दिनों पटना में हुई बैठक पर कटाक्ष करते हुए पीएम ने कहा कि इस फोटो ऑप में शामिल दलों ने कम से कम 20 लाख करोड़ के घोटाले कर रखे हैं। पीएम ने इस बात की गारंटी दी कि हर घोटालेबाज पर कार्रवाई होगी। इस बैठक में शामिल दलों के इतिहास को देखेंगे तो पता चलेगा कि वो सब मिलकर के, जितने भी लोग वो फोटो में दिखते हैं ना, एक एक को जरा देख लीजिए, उन सबका मिलकर के टोटल लगाएंगे तो ये सारे मिलकर के कम से कम 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। और कांग्रेस का घोटाला ही अकेले लाखों करोड़ों का है। पीएम मोदी ने वोट बैंक और तुष्टीकरण की वजह से देश में बहुत से समुदायों और छोटी छोटी जातियों के साथ हुए अन्याय का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि देश का भला तुष्टीकरण नहीं बल्कि संतुष्टीकरण से होगा। हम सब ये मानते हैं कि जब देश का भला होगा तो सबका भला होगा, जब सबका भला होगा तो देश आगे बढ़ेगा। और इसलिए भाजपा ने ये तय किया है कि हमें तुष्टीकरण के रास्ते पर नहीं चलना है, वोट बैंक के रास्ते पर नहीं चलना है। हम मानते हैं कि देश का भला करने का रास्ता तुष्टीकरण नहीं है, तुष्टीकरण नहीं है, तुष्टीकरण नहीं है। सच्चा रास्ता है संतुष्टीकरण, संतुष्टीकरण, संतुष्टीकरण। पीएम मोदी ने परिवारवाद की राजनीति पर भी जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि परिवार के नाम पर वोट मांगने वालों ने अपने परिवार का ही भला किया। हमें लोगों को ये बताना होगा कि उन्होंने अपने बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए जिनको वोट दिया उसका क्या परिणाम हुआ। परिवार के नाम पर वोट मांगने वालों ने अपने परिवार का भला किया। अब आपको सोच समझ कर तय करना है कि आप किसका भला होता देखना चाहते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्षी दलों की बेचैनी दिखाती है कि देश की जनता ने 2024 के चुनाव में भाजपा को वापस लाने का मन बना लिया है। 2024 में फिर एक बार भाजपा की प्रचंड विजय तय है। इसी वजह से तमाम विपक्षी दल बौखलाए हुए हैं। भोपाल में पीएम मोदी का संबोधन कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने के साथ साथ उनमें एक नए जोश का संचार करता भी दिखाई दिया। भोपाल से आदित्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इस मौके पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि 9 साल पहले भारत की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर पर थी। आज पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ब्रिटेन को पिछाड़कर 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। ये सब हमारे दूरदर्शी नीतियों को बनाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के कारण संभव हो पाया है। जब दुनिया आर्थिक मंदी से लड़ रही है, दुनिया आर्थिक दृष्टि से तकलीफ में है, तो आपके बुलंद इरादे, आपके बुलंद फैसले, आपके समय पर लिए हुए फैसले आज भारत को ब्राइट स्पॉट की तरह देखने को अवसर मिलता है। अगर किसी को आशा की किरण दिखने को मिलती है तो वो भारत की अर्थव्यवस्था में से मिलती है। यह भी हमको ध्यान में रखना है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड अपने वक्तव्य में कहता है कि भारत की गरीबी 22% से घटकर 10% से भी कम हो गई है। यह आज भारत की अर्थव्यवस्था है। और वहीं मेरा बूथ सबसे मजबूत बूथ स्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पीएम मोदी ने
भारत के योग, ज्ञान, विज्ञान, पर्यावरण, आध्यात्म, वसुधैव कुटुंबकम, विश्व कल्याण के संदेश को दिया है, वहीं दूसरी ओर भाजपा का काम भारत का काम हो गया है। भारत के योग को, ज्ञान को, विज्ञान को, अध्यात्म को, पर्यावरण को, वसुधैव कुटुंबकम के संदेश को, विश्व का कल्याण हो के संदेश को और सर्वे भवन्तु सुखिनः के संदेश को दिया है। और इसलिए सचमुच में भारतीय जनता पार्टी का काम मतलब भारत का काम हो गया है। और इसलिए कार्यकर्ता मित्रों, जब हम भारतीय जनता पार्टी का काम करते हैं तो केवल एक राजनीतिक दल का काम नहीं करते, हम हमारे देश के लिए काम करते हैं, हम विश्व के कल्याण के लिए काम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश दौरे में भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसमें से गोवा, बिहार और झारखंड को पहली बार वंदे भारत मिली। प्रधानमंत्री ने ट्रेन में यात्रा कर रहे बच्चों के साथ संवाद भी किया। बच्चों ने भी उनसे खुलकर बातचीत की। ये आत्मनिर्भरता के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रहे देश की रफ्तार को दिखाती तस्वीर है। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को देश को 5 नई वंदे भारत ट्रेनों का तोहफा दिया। भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से पीएम ने रांची पटना, धारवाड़ केएसआर बेंगलुरु और गोवा मडगांव मुंबई वंदे भारत ट्रेनों को वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाई। साथ ही मध्य प्रदेश की 2 वंदे भारत ट्रेनों भोपाल इंदौर और भोपाल जबलपुर को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इनसे संबंधित राज्यों में कनेक्टिविटी मजबूत होगी। मैं मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, कर्नाटका, गोवा और महाराष्ट्र की जनता को इस आधुनिक वंदे भारत ट्रेन की कनेक्टिविटी के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। पीएम मोदी ने वंदे भारत ट्रेन में सवार स्कूली बच्चों से भी मुलाकात की। बच्चों ने पीएम मोदी के सामने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। पीएम ने उनसे बातचीत करके उन सभी का उत्साह वर्धन किया। वंदे भारत ट्रेन कैसी लगी? देख रही? क्या अच्छा लगा? बहुत अच्छी है। फील होता है, बिल्कुल वैसा फील होता है यहाँ पे। आपको क्या लगा? मुझे इसके इंटीरियर जो डिजाइन है और जिसकी सीट्स है और जो इसकी फैसिलिटीज है वो अच्छी लगी। सबसे बड़ी चीज कौन सी? दिव्यांग के लिए अच्छी फैसिलिटी। क्या और क्या अच्छा लगा? सर मुझे इसके जो ऑटोमेटिक डोर्स है वो सबसे ज्यादा। अच्छा, डोर अच्छा लगे। अच्छा, आपका इस बात पे ध्यान गया कि मेड इन इंडिया है? तो इसका गर्व हो रहा है? स्वच्छ, साफ सुथरी सुविधा जैसे प्लेन, भारत की आधुनिक यह वंदे भारत ट्रेन गौरवशाली सुख रंजन है। ये हमारी ट्रेन भारत सरकार की देन, हमारी वंदे भारत ट्रेन। प्रधानमंत्री मोदी को बच्चों ने बहुत सी कविताएं सुनाई। एक छात्र ने पीएम को स्वच्छता पर एक संस्कृत रचना सुनाई। दुर्वह मैत्री जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचि पर्यावरणं शुचि पर्यावरणं वायुमंडलम दूषितम नहीं निर्मलम जलम शुचि पर्यावरणम। पीएम मोदी ने बच्चों से पर्यावरण संरक्षण और योग जैसे विषयों पर भी बातचीत की। बच्चों ने योग को लेकर अपना उत्साह जाहिर किया। अभी योगा दिवस गया, कब गया? तो आप लोगों ने योगा किया? सब लोग? ये टीचर ने बोला इसलिए किया कि ऐसे नहीं करते? आप लोग घर में भी करते हैं तो योग करें, हम योग करें, रोग हमारे दूर करें, मिला जो वरदान हमें उसका हम उपयोग करें। कहें संजीवनी बूटी जिसने दिए हमें ये प्राण, ये ऐसा योग है जिससे होगा जन का कल्याण।
शाबाश। ये कौन सा आसन है? ये वृक्षासन। वृक्षासन, इससे क्या फायदा होता है? सर, इससे सबसे पहले तो जो धरती की एनर्जी है वो हमें प्राप्त होती है। ये हमारे हाइट के लिए भी एडवांटेजेस है। करीब 70 साल के बाद स्वाभाविक रूप से इम्बैलेंस कोई भी आता है, तो जो ये रेगुलर आसन करता है उसको कभी जीवन में ये समस्या नहीं है। आप में से मिलेट्स खाने वाले कौन लोग? रेगुलर सर अंकुरित जो होते हैं घर वाले लोग से वो खाते हैं। आपने बनाया? यस। कितना समय लगा है इसमें? एक दिन। जी। अच्छा, आप लोगों ने कभी ये सोचा कि एक हफ्ते तक यस सर जेब में एक भी पैसा लिए बिना, बिल्कुल खाली, एक भी पैसा निकल नहीं, और यूपीआई से ट्रैवल करना और कहीं से भी पेमेंट देना तो यूपीआई से देना, डिजिटल इंडिया की वजह से कर पाओगे? जो एक पूरा सप्ताह कुछ भी नहीं खरीदेगा कैश से, और वो मुझे फिर बताएगा चिट्ठी लिख करके। 5 नई वंदे भारत ट्रेनों की सौगात के बाद अब देश में 23 वंदे भारत ट्रेनें दौड़ने लगी हैं। तेज और आरामदेह सफर की सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में ये बड़ी पहल है। एक ही दिन में 5 वंदे भारत ट्रेनों को एक साथ शुरू करना दिखाता है कि देश मेक इन इंडिया के विजन को बेमिसाल रफ्तार से हकीकत में बदल रहा है। अभिषेक सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अमेरिका की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा समाप्त करते हुए कहा कि भारत अमेरिका संबंधों की एक नई गौरवशाली यात्रा शुरू हो गई है और दुनिया 2 महान लोकतंत्रों को अपने रिश्तों को मजबूत करते हुए देख रही है। वहीं भारतीय उद्योग जगत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के नतीजों की सराहना की है, जिस पर एसोचैम के महासचिव, CII अध्यक्ष और KKR इंडिया के पूर्व CEO का कहना है कि इस यात्रा से न केवल दुनिया बल्कि भारत को आर्थिक क्षेत्र में भी काफ़ी लाभ मिलेगा। वहीं फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के अध्यक्ष शुभ्रकांत पांडा ने कहा कि PM मोदी की अमेरिका की ऐतिहासिक यात्रा सेमीकंडक्टर, रक्षा अधिग्रहण, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी तक पहुंच, अंतरिक्ष सहयोग के लिए आर्टेमिस समझौते और कई महत्वपूर्ण परिणामों के साथ बहुत सफल रही है। The visit of Prime Minister Narendra Modi to the United States has been very successful with productive talks with President Joe Biden, resulting in several substantive outcomes relating to defense acquisitions which will enhance national security, access to critical technology, the Artemis Accord for space cooperation, and several other areas, including, for example, resolution of 6 pending trade disputes. I also think that the cooperation between the US Small Business Administration and India's Ministry for Micro, Small and Medium Enterprises will be very beneficial for our industry, especially the MSMEs. वहीं एसोचैम के महासचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा ने भारत अमेरिका रणनीतिक और वाणिज्यिक संबंधों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है, जिससे द्विपक्षीय संबंधों के लिए अपार अवसरों का मार्ग प्रशस्त हुआ है। Visit to US and Egypt indicates clearly a tipping point in the relationships of these countries with India. It clearly underlines the strategic importance in an evolving global order. The Honorable Prime Minister has a relationship, a rapport with almost all global leaders. Obviously, it is on shared values and many other things, but I think the most crucial thing has been this has been developed over the years, and people noticed him with his hard work, his success in implementing whatever he started. वहीं फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सचिव ने कहा कि इस यात्रा से H1 वीज़ा के लिए सहूलियत मिलेगी और WTO में जो विवाद थे उनको द्विपक्षीय संबंध के आधार पर सुधार किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अमेरिका यात्रा और इजिप्ट यात्रा से जितनी सफलताएं आई हैं उसमें भारत का व्यापार जगत और विशेष रूप से फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अत्यंत प्रसन्न है, क्योंकि जो ICET है
इनिशिएटिव ऑफ क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, उसके अंतर्गत चाहे वो डिफेंस में हो या स्पेस में हो या सेमीकंडक्टर्स में हो, ये अग्रीमेंट्स ऐसे हैं जो सरकार ने हमारा रास्ता बना दिया है और निजी जगत उसमें जाके आगे काम करेगा, परस्पर संवाद करके व्यापार करेगा। इसी तरह से वीज़ाज़ के लिए चाहे वो 2 नए ऑफिस हों या H1B की सरलताएं हों, इससे हमारे जो टेक में काम करने वाले कॉलीग्स हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा। हमारे जो व्यापार जगत के डिस्प्यूट्स थे WTO में, उसको हमने बायलैटरल आपसी समझौते के आधार पर सुलझा लिया है, ये बहुत अच्छी बात है। और जो हमारे सबसे ज़्यादा रोज़गार सृजन वाले हैं वो हैं स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, लघु और मझोले उद्योग। ये आपस में अमेरिकन और भारतीय SMEs जब आपस में बात करेंगे, कैपेसिटी क्रिएशन करेंगे, तो हमारे यहाँ नौकरियाँ ज़्यादा, जॉब क्रिएशन ज़्यादा बनेगा। अंततः जो जीवंत सेतु है भारत और अमेरिका में, वो है भारतीय मूल के बहुत ही सफल समुदाय के लोग जो अमेरिका में हैं। और अगले कुछ ही हफ्तों में फिकी एक US काउंसिल बनाएगा। ऐसी कंपनियां जो भारत की हों और अमेरिका में काम कर रही हों, या ऐसी कंपनियां जो अमेरिकन हों और भारत में काम करने के लिए इच्छुक हों, उन सब के लिए फिकी US काउंसिल पूर्ण तरह से समर्पित रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज वर्ष 2023 के दूसरे चरण के रक्षा अलंकरण सम्मान वितरित किए। तीनों सेनाओं के लिए राष्ट्रपति ने अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल सहित कुल 84 पदक प्रदान किए। राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह दूसरे चरण में लेफ्टिनेंट जनरल PN अनंत नारायणन, लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह मिन्हास और लेफ्टिनेंट जनरल हरमिंदर सिंह कहलो, लेफ्टिनेंट जनरल सुनील पुरी गोस्वामी, लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल वेलायुधन श्रीहरि और लेफ्टिनेंट जनरल पदम सिंह शेखावत और ब्रिगेडियर संजय मिश्रा सहित 52 लोगों को अति विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजा। वहीं मेजर जनरल K नारायणन को बाढ़ अति विशिष्ट सेवा मेडल, लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी, लेफ्टिनेंट जनरल अनिंदय सेन गुप्ता, लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह को उत्तम युद्ध सेवा मेडल और लेफ्टिनेंट जनरल नव के खंडूरी, लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कलिता समेत 28 लोगों को परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास की मरम्मत में हुए खर्च का CAG स्पेशल ऑडिट करेगा। उपराज्यपाल VK सक्सेना की सिफारिश पर गृह मंत्रालय ने CAG से ऑडिट कराने की मंजूरी दे दी है। भाजपा ने कैग की जांच का स्वागत किया है। भाजपा नेता मनोज तिवारी ने कहा है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की जांच में ये साफ हो जाएगा कि आखिर मामला क्या है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि आखिर अरविंद केजरीवाल क्या छुपाना चाहते हैं। मनोज तिवारी ने साफ तौर पर मांग की कि अगर अरविंद केजरीवाल दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें जेल होनी चाहिए। झुग्गी वालों को, दिल्ली के रेड़ी पटरी के लोगों को, दिल्ली के ऑटो चालकों को, जिनको जिनको वादे किए गए और उनके वादे नहीं पूरे हुए अरविंद केजरीवाल के द्वारा, आज उनको बड़ी राहत मिली होगी ये जानकर कि एकदम सामान्य और आम आदमी की तरह रहने की बात करने के बाद जिस व्यक्ति ने राजमहल खड़ा कर लिया, उसकी अब जांच होगी और जांच कैग से होगी। पहले से भी जितनी बातें हो रही हैं, लोगों का दिमाग उस पर चल रहा है, उसकी ये जांच पुष्टि करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि देश का चालू खाता घाटा वित्त वर्ष 2022-2023 की जनवरी-मार्च तिमाही में घटकर 1.3 अरब अमेरिकी डॉलर यानी GDP का 0.2% रह गया। व्यापार घाटे में कमी और सेवा निर्यात में जोरदार वृद्धि के कारण चालू खाता घाटा कम हुआ। भारत का चालू खाता घाटा 2022-2023 की तीसरी तिमाही में 16.8 अरब अमेरिकी डॉलर यानी GDP का 2% था। नेशनल इंटर कॉलेज क्रॉसवर्ड एक्सपीडिशन NICE के दूसरे संस्करण का उत्तरी क्षेत्र फाइनल आज दिल्ली के जगन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में IIT दिल्ली के छात्रों का दबदबा रहा। कार्यक्रम में छात्रों की शानदार सफलता देखी गई। NICE के दूसरे संस्करण में प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों ने भी शिरकत की। NICE को पिछले साल
राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 में उल्लिखित उद्देश्यों को पूरा करने के प्रयास के हिस्से के रूप में पेश किया गया था, जो एक जीवंत परिसर जीवन को बढ़ावा देने और शिक्षा के लिए एक बहुविषयक दृष्टिकोण को एकीकृत करने पर जोर देता है। NICE 2023 का आयोजन AICTE द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग NITIE मुंबई और एक्स्ट्रा C के सहयोग से किया जा रहा है। NICE 2023 के उत्तरी क्षेत्र फाइनल में प्रथम स्थान IIT दिल्ली के हर्षुल सागर और आरुष उत्कर्ष ने प्राप्त किया। वहीं दूसरा स्थान IIT दिल्ली के बिजवल एक बोटे और सिद्धार्थ गुप्ता और तीसरा स्थान JNU की ईशा और मिहिर वर्मा ने प्राप्त किया। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान और अमेरिका आमने सामने आ गए हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने पाकिस्तान से लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और उनके विभिन्न प्रमुख संगठनों सहित सभी आतंकवादी समूहों को स्थायी रूप से खत्म करने के लिए कदम उठाने का आह्वान किया है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि अमेरिका ने पाकिस्तान पर लश्कर सहित सभी आतंकवादी समूहों को स्थायी रूप से खत्म करने पर जोर दिया और आतंकवादी खतरों का मुकाबला करने के लिए मिलकर काम करने की बात कही। ICC ने आज मुंबई में वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के एक शेड्यूल का ऐलान कर दिया। विश्व कप का आयोजन 5 अक्टूबर से 19 नवंबर के बीच होगा। क्रिकेट इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब पूरा विश्व कप ही भारत में खेला जाएगा। भारत इससे पहले साल 1987, 1996 और 2011 के वनडे वर्ल्ड कप की संयुक्त मेजबानी कर चुका है। विश्व कप के दौरान 10 टीमें राउंड रॉबिन लीग में एक दूसरे से भिड़ेंगी, जिसमें 45 मुकाबले होंगे। क्रिकेट के महाकुंभ में तपने को तैयार हो जाएं क्रिकेट प्रेमी, क्योंकि हो चुका है उस महाजंग का ऐलान, जहां 10 टीमों के बीच होगी वनडे का विश्व सरताज बनने की भिड़ंत। मंगलवार को ICC ने मुंबई में एक प्रेस वार्ता में वनडे विश्व कप 2023 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। इस टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में 5 अक्टूबर को पिछली बार की विजेता इंग्लैंड और उपविजेता न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। मेजबान भारत ग्रुप दौर के अपने सभी 9 मुकाबले देश के अलग अलग मैदान पर खेलेगा। विश्व कप में भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 8 अक्टूबर को चेन्नई से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलकर करेगी। इसके बाद 11 अक्टूबर को भारत दिल्ली में अफगानिस्तान से भिड़ेगा, जबकि 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में पाकिस्तान से भिड़ंत होगी। इसके बाद भारतीय टीम 19 अक्टूबर को पुणे में बांग्लादेश के खिलाफ उतरेगी, जबकि 22 अक्टूबर को धर्मशाला में न्यूजीलैंड से सामना होगा। 29 अक्टूबर को लखनऊ में इंग्लैंड से टक्कर होगी, जबकि 2 नवंबर को भारतीय टीम मुंबई में क्वालिफायर टीम से भिड़ेगी। वहीं दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 नवंबर को कोलकाता में सामना होगा। भारतीय टीम 11 नवंबर को बेंगलुरु में क्वालिफायर टीम से भिड़ेगी। फाइनल मुकाबला 19 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि 15 और 16 नवंबर को सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। भारतीय टीम अगर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करती है तो ये मुकाबला मुंबई में होगा। मुंबई से शिशिर के साथ स्पोर्ट्स डेस्क DD न्यूज। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। नमस्कार।